अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ खरामा खरामा दिल व दिमाग को फ़रहत बख्शती गिरफ्ता और दिल फरी का अनोखी कहानी। सुकून। मैं ऊपर की बालकनी में सुबह की नमाज अदा करके हल्के अंधेरे में सामने पहाड़ों का नज़ारा कर रहा था। गांव के सरसब्ज़ खेतों से आती ताज़ा हवा में सांस लेने का बहुत ही लुत्फ़ महसूस हो रहा था। अचानक मुझे लगा कि नीचे ड्राइंग रूम में कोई आरामदायक कुर्सी पे बैठे झूले झूल रहा हो। मैं मोहतात कदमों से चलते हुए सीढ़ियों तक आया और गर्दन नीचे करके झांका। आरामदायक कुर्सी आहिस्ते ऐसे झूल रही थी जैसे कि अभी कोई इस पर से उठकर गया हो, कुर्सी को इस तरह झूलते हुए छोड़ गया हो। मैं ड्राइंग रूम में इधर उधर देखते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा, मगर वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो मैं सीधा कुर्सी के पास आया और हाथ के दबाव से इसे हरकत करने से रोक दिया। मुझे कुर्सी के सामने मेज़ पर रखा अखबार नज़र आया जो खुला हुआ था। आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा और दिलकश खुशबू ड्राइंग रूम में फैली हुई थी। मेरा ध्यान अखबार पे था कि अचानक किचन की तरफ से चाय उबलने की खुशबू का झोंका आया। तो मैं चौंक कर बेध्यानी में किचन के दरवाजे के सामने पहुंचा, जो कि थोड़ा खुला हुआ था। मुझे अंदर से शदीद से किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने दरवाजे के सामने मजबूती से हाथ रखे और झटके से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर चाय की बहुत ही प्यारी खुशबू थी, लेकिन किचन में कोई ना था। मैंने पूरा किचन खंगाल डाला, लेकिन मुझे वहाँ कोई ना मिला। मैं रिहायशी हवेली का दरवाज़ा लॉक चेक करने गया, जो कि इस तरह लगा था जिस तरह मैंने रात को लगाया था। फिर मैं भाग के ऊपर छत का दरवाज़ा देखने लगा, जिस पे काफ़ी जंगालू ताला पड़ा था। फिर मैंने ऊपर नीचे सब कमरे देख लिए, लेकिन वहाँ मुझे अपने अलावा कोई जी रूह ना मिला। आखिर थक के मैं बाहर लॉन में निकल आया और नीचे ठंडी ठंडी घास पे बैठ के सुस्ताने लगा। जाने क्या रास्ता इस हवेली में, ये सब क्यों और कैसे हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। अंदर कोई था, लेकिन कौन और कहाँ था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाया और बाहर लॉन में बैठ के खाने लगा। इस वक्त रशीद और इसकी बीबी जान बीबी हवेली में दाखिल हुआ और सीधे मेरे पास चले आए। दोनों ने मुझे सलाम किया तो मैंने जवाब देके इनको मुख्तलिफ कामों के बारे में बताने लगा जो कि उन्हें आज के दिन इस हवेली में करने थे। वो दोनों मेरी बात गौर से सुनते रहे, फिर बगैर कोई सवाल किए जी अच्छा कह के अंदर चले गए। मैंने नाश्ता किया और बर्तन उठा के किचन में रख दिए। जान बीबी किचन की सफाई कर रही थी। मैं से कुछ कहे बगैर ही वहाँ से निकल आया और ना ही उसने मुझसे कोई बात की। ये दोनों मियाँ बीवी मेरे आने के दूसरे दिन साथ वाले गांव से काम के लिए मेरे पास आए थे। मैंने इन दोनों का बर्ताव और बात करने का सलीका देख के बगैर किसी छान फटक के उन्हें हवेली की सफाई वगैरह के लिए रख लिया था, लेकिन खाना और नाश्ता वगैरह मैं खुद ही बनाता था। क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं अकेला रह रहा था, इसलिए अब अपने हाथों से बनाकर खाने का आदी हो गया था और अपनी ज़ाती काम, कपड़े इस्त्री, बूट पॉलिश वगैरह खुद ही करता था। मैं तैयार होकर पैदल ही खेतों के साथ बने कच्चे रास्ते पे चलते हुए पहाड़ियों के दामन में पहुंचा। साफ शफाफ चश्मा पहाड़ों से बह रहा था और एक जगह एक चरवाहा बकरियों को और एक तरफ खुद पानी पी रहा था। मैंने वहां से पानी पिया। ठंडा मीठा पानी पी के मेरी तबीयत बेहतर हुई, साथ ही मैंने मुंह धो लिया। मुझे देहात के रहने वालों पर रक्स आया। कहाँ हम शहरी लोग हवा में भी मिलावट बर्दाश्त करते हैं और दीगर चीज़ों का तो कहना ही क्या। यही सोचते हुए मैं काम की जगह पे पहुंचा, जहां मशीनें पहाड़ को काट के फेंक रही थी और डंपर इनके कटे पत्थरों को उठा के क्रश प्लांट तक ले जा रहे थे। मैनेजर जो कि वहाँ पर इधर उधर घूम रहा था, मुझे देखते ही मेरे पास दौड़ कर आया। मुख्तार साहब, कैसा जा रहा है काम में? इसका सलाम का जवाब देते हुए मैंने पूछा। सर, बहुत अच्छा जा रहा है। अगर ये ही प्रोग्रेस रही तो वक्त से पहले ही खुदाई का काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने सर हिला के इसे अप्रिशिएट किया। फिर वो लोग
मुझे तमाम एरियाज़ विज़िट करवाने लगा। कुछ देर में इसके साथ काम होता, मुख्तलिफ़ जगह देखता रहा। फिर अपनी मखसूस जगह जहाँ जूनंग कंपनी के हासिल किया गया बड़ा सा छज्जा लगा था, इसके नीचे रखी कुर्सी पे जा बैठा। मशीनरी चलती, डंपर इधर से उधर भागते देखते हुए चाय का वक्फा हो गया। ड्राइवर, उनके हेल्पर और मज़दूर अपनी अपनी अलग टोलियां बना के चाय और पेस्ट्री से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। कमाल मेरे पास नेस्ले प्योर वाटर की 2 बोतलें और साथ एक बोतल पानी, चश्मे के पानी का ताज़ा भरी हुई, हम मेरे सामने रख गया। कमाल इसी गांव का रहने वाला था। इसका काम तमाम काम करने वालों को चाय पहुंचाना था। मैंने पहले पानी खूब सैरों के पिया, फिर मैंने चाय का 1 कप पीने पर ही इक्तिफ़ा किया। इस इलाके में आते ही प्यास बार बार महसूस होती थी। चाय का वक्फा ख़त्म हुआ तो तमाम वर्कर्स इकट्ठा थे और अपने अपने कामों पे चल दिए। गांव देहात के ये लोग वाकई बहुत मेहनती थे। मुझे आए हफ्ता हो गया था, लेकिन किसी काम में सुस्ती की शिकायत नहीं सुनी। जुमेरात को सबकी मजदूरी भी खुशी से अदा की। मुख्तार मुझसे इजाज़त लेके उठने लगा। मेरी नज़र पहाड़ों पे फैले जंगल की तरफ थी। सर क्या देख रहे हैं? इसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मुख्तार साहब, आज मेरा दिल कर रहा है कि इस जंगल की सैर करूं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इसने मशवरा दिया, सर कमाले को ले जाएं, ले लें, वो इस इलाके का है, यकीनन जंगल से खूब वाकिफ़ होगा। इसने कमाले को अब बुलाकर मेरे साथ कर दिया। हम आहिस्ते आहिस्ते चलते जंगल की हदूद में दाखिल हो गए। हाँ भाई कमाले, इस जंगल में शहद मिल जाएगा? मैंने पूछा। जी साहब, छोटी मक्खी का छत्ता छोटी छोटी झाड़ियों के अंदर होते हैं, बस गौर से देखना होता है। और फिर हम काफ़ी देर झाड़ियों को देखने में वक्त ज़ाया करने लगे, लेकिन जब काफ़ी देर तक शहद का कोई छत्ता ना मिला तो मैं तंग हो गया। मज़दूरों के खाने का वक्फा होने वाला था और मैंने वापस अपनी जगह पहुंचना था। कमाले कितनी मुश्किल पे लगा दिया है, कोई आसान तरीका नहीं शहद का छत्ता ढूंढने का? मैंने पूछा। साहब, आसान तरीका नज़दीकी है, वहाँ चलकर देखते हैं। पास ही झाड़ियों के पीछे से चश्मा बहने की आवाज़ ने मेरी प्यास चमका दी। हम जल्दी से साफ़ पानी के ठंडे चश्मे पर पहुँचे जो एक पहाड़ी चट्टान के नीचे से निकल रहा था। हम दोनों ने खूब सैर होकर पानी पिया। पानी पीने के बाद कमाला चश्मे से थोड़ा पीछे हट के गौर से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ चश्मे का पानी छोटी सी नदी की सूरत इख्तियार कर गया था। बहुत सी शहद की मक्खियाँ, बड़ी मक्खियाँ पानी पीकर उड़ी जा रही थी। कमाला इन मक्खियों के उड़ने को गौर से देख रहा था। इतने गौर से देख रहे हो जैसे ये तुम्हें खुद आके बता देंगी। मैंने कहा। साहब, जी साहब, मैं इसकी बात सुन के चौंका। साहब, जो मक्खी पानी पीकर सीधी ऊपर की तरफ उड़ती है तो इसका छत्ता दूर होता है, और जो मक्खी हल्की सी उड़ान लेती है तो इसका नज़दीक ही कहीं छत्ता होता है। मैंने इसके तजुर्बे को इसी वक्त आजमाया। बहुत सी मक्खियाँ पानी पीकर ऊपर उठी थीं और फिर अपना रुख दाएं इधर उधर फेर के परवास करती रहीं। कुछ मक्खियों ने नदी से सीधे जंगल की तरफ परवास कर रही थीं। उनमें से एक मक्खी पर कमाले ने नज़र रखी। वो आहिस्ते आहिस्ते इस मक्खी के पीछे चलने लगा और इसके पीछे मैं, हम दोनों इसी मक्खी के पीछे चल रहे थे कि अचानक मुझे लगा हमारे पीछे भी कोई मोहतात कदमों से आ रहा हो। मैंने जल्दी से पलट के देखा। झाड़ियाँ ज़ोर से ऐसी हिली जैसे इनके पीछे कोई छुपा हो। मैं तेज़ तेज़ कदमों से इन झाड़ियों के पास पहुंचा और इनके गिर्द घूम कर देखा। मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई ज़ीरू हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मैं दूसरी झाड़ियों को भी देखने का इरादा रखता था कि मुझे कमाले की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक शहद का छत्ता देख लिया था और खुशी से साहब जी पुकारा जा रहा था। मैं इस छत्ते के पास खड़ा हुआ। इसने शहतूत के 2 बड़े पत्तों की मदद से शहद के छत्ते को जड़ से दबाकर उतार लिया। मक्खियाँ हवा में उड़ने लगीं। कुछ थोड़ा सा शहद नीचे गिरा, बाकी इसने एक चौड़े मुंह की बोतल खाली करके इसमें डालकर मुझे दे दिया। मैंने हवेली पहुंच के खाना
बना के खाया, ऊपर से थोड़ा सा शहद चाट लिया। खाने का मज़ा दुबाला हो गया। शाम के अज़ान से पहले ही रशीद और इसकी बीवी छुट्टी करके चले गए। दोनों ने खूब काम किया था। क्यारियों में उगी फालतू घास, फूलों के पौधों की तराश खराश, दरख्तों के गिरे पत्तों की सफाई, अंदरूनी रहाइश का सफाई जाते हुए मैंने रशीद के हाथ पे 500 रुपये का नोट रखा तो इसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू टपक पड़े। मुझे मालूम था इसका इकलौता बेटा बीमार था, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दिए ताकि अपने बेटे का इलाज शुरू करवाए। इशा के बाद मैंने पूरी हवेली को घूम फिर कर देखा और मुतमईन होकर मेन गेट और रिहायशी हवेली का दरवाज़ा मजबूती से बंद करके ऊपर अपने कमरे में आ गया। रिहायशी हिस्से में 12 कमरे थे। इस हिस्से का एक ही मेन दरवाज़ा था, इसीलिए इसको बंद करके ताला लगाने के बाद मैं इत्मीनान से अपने कमरे में आके लेट गया और एक किताब का मुताला करने लगा। किताब पढ़ते वक्त गुज़रने का पता ही ना चला। आधी रात गुज़र गई। मेरी नज़रें बेख्याली में घड़ी की तरफ जो उठी तो 2 बजने वाला था। मैंने चौंक कर वक्त देखा। अचानक कमरे के दरवाजे को किसी ने आहिस्ते से दबा के चेक किया कि कुंडी लगी है या वैसे ही बंद है। मैं जल्दी से उठ के बैठ गया और सोचने लगा कि हवा के दबाव से ऐसा हुआ है या वाकई बाहर कोई है। मेरी नज़र खिड़की से बाहर दरख्तों पे चली गई, लेकिन उनके पत्ते साख्त थे। इसका मतलब था कि बाहर वाकई कोई मौजूद है और मेरे पूरे जिस्म ने ठंडी लहर सरात कर गई, क्योंकि आज तो मैंने हवेली का दरवाज़ा खुद बंद करके ताला लगाया था। तो कोई अंदर कैसे आया? मैं आहिस्ते आहिस्ते उठा, एहतियात से बगैर आवाज़ पैदा किए कमरे का दरवाज़ा खोल कर आगे पीछे इधर उधर देखते हुए सीढ़ियाँ उतर के किचन में पहुँचा। वहाँ से हिफ्ज़े माँ तकद्दुम के तौर पे छिरू उठा ली। छिरू के हाथ में पकड़े मैंने पूरा रिहायशी हिस्सा छान मारा, लेकिन मुझे आज भी कोई ना मिला। हालांकि किसी की मौजूदगी का एहसास पुख्ता यकीन की तरह था। छुरी हाथ में पकड़े पकड़े मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाजे को अंदर से लॉक करके बेड पे आलती पालती मार के बैठे सोचने लगा ये कौन है जो मुझे यहाँ से डरा के भगाना चाहता है, या फिर इसका मकसद कुछ और है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। यही सोचते हुए जब कब मेरी आंख लग गई। सुबह 10 बजे दरवाज़ा धड़ धड़ से मेरी आंख खुली। मेरे सर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। बार बार की ज़रबों से मैं उठ बैठा। बाहर यकीनन रशीद और इसकी बीवी होंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बालकोनी में पहुंचा। सामने ही रशीद परेशान सा दरवाजे के सामने टहल रहा था। मैंने इसे आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इसके मुंह से इत्मीनान भरा सांस मुझे देख के निकला। साहब जी माफ़ी चाहता हूँ, आप जल्दी सुबह उठने के आदी हैं, आज नहीं उठे इसीलिए हम परेशान हो गए। रशीद मैं ठीक हूँ, रात को देर तक किताब पढ़ता रहा इसीलिए सुबह आँख ना खुल सकी। मैंने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया तो वो सर हिलाते क्यारी की तरफ बढ़ गया। मैंने जाके दरवाज़ा खोल दिया और ख़ुद नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। तैयार होकर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई ताकि तबीयत का बोझलपन ख़त्म हो। नाश्ता आज मेरा दिल कर रहा था काम पे जाकर मैनेजर और कमाली के साथ करूं, और फिर मैंने न सिर्फ इनके साथ नाश्ता किया बल्कि शाम तक वर्किंग एरिया में रहा। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं हवेली पहुंचा। रशीद और इसकी बीवी को छुट्टी दी और मगरिब अदा करके खाना बनाने लगा। खाना बनाते हुए मेरे दिल में धड़का सा था, आज फिर ना जाने क्या हो। खाना खा के ईशा की नमाज अदा की करके मैं रात को आने वाले आदमी को पकड़ने का प्लान बनाने लगा, लेकिन अभी तक मुझे ये मालूम ना था कि इस हवेली के रिहायशी से मैं कोई चोर दरवाज़ा है, अगर है तो कहाँ है, ताकि इस दरवाज़े के आगे पीछे छुपकर पेशबंदी करूं जिससे वो नादीदा आदमी आसानी से मेरे सोने के बाद आकर हवेली में घूम फिर जाता था। ना जाने इसका मकसद क्या था। मैं 2 घंटे में खूब गौर से हर कमरा, किचन, ड्राइंग रूम की दीवार को ठोंक बजा के देखता रहा, लेकिन मुझे चोर दरवाजे का निशान ना मिला। थक हार के मैंने गुस्ल किया और अपने कमरे में बेड पे दराज हो गया। कभी किताब उठा लेता तो कभी कुछ सोचने लगता।
आज तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। 12 के बाद मैं उठकर टहलने लगा। 1 बजे ही बाहर मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मैं आज पहले ही से तैयार था। आज तो हर हाल में इस आदमी को पकड़ना था। दरवाजे को आहिस्ते से धकेला गया। मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। बाहर जाने वो कितने हों, जबकि मैं अकेला। अब सोचने लगा कि बाहर जाऊं या चुप करके बैठ जाऊं। फिर मैंने सोचते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और कांटों के केबिन से छुरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ये देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। आज शाम मैंने कमरे में बड़ी छुरी रखी थी, लेकिन अब वो गायब थी। एन अपने पीछे मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से पलट के देखा तो वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसने हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी। मैंने इसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शायद वो समझी कि मैं इस पर हमला करने वाला हूँ। उसने पूरी कुव्वत से छुरी मेरे पहलू में घोंप दी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तानिया नहीं, एक आदमी, इसके साथ एक नौजवान भागकर आए। लड़की तानिया, जो कि छुरी से मुझ पे दूसरा वार करना चाहती थी। पकड़ लिया। नहीं मामा जी, मुझे छोड़ दें, ये मेरी मासूम माँ का कातिल है। इसके मुंह पे तकिया रख के बड़ी बेदर्दी से सोते में उन्हें कत्ल कर दिया और मुझे बेहोश करके दरिया बुर्द कर दिया। मुझ बदकिस्मत के जाने कौन सी दुआ काम आई कि एहसन ने बचा लिया। ये कह के वो फूट फूट के रो दी। आप छोड़ दें मुझे, आज मैं इस राशिद नाम के सौतेले भाई को छोड़ूंगी नहीं। इसने ज़ोर लगा के दोनों से अपने आप को छुड़ाया और मुझ पर हमला कर दिया। मेरा पहले ही काफ़ी खून बह चुका था, नकाहत तारी थी। मैं राशिद नहीं हूँ, इसका हम शक्ल दोस्त सोहेल हूँ। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला तो वो हमला करते करते शशोपंज में पड़ गई। तानिया बेटा रुक जाओ, मुझे पहले ही शक था ये राशिद नहीं है। इसने अपने आप को बदल लिया है। वो बेतहाशा सिगरेट पीने वाला, गंदे काम का आदी, और ये लड़का नमाजी, परहेजगार, अपने काम से काम रखने वाला। ये ठीक कह रहा है, ये राशिद नहीं है। मेरे जहन पे अंधेरा छाने लगा। गुनूदगी में जाने से पहले मैंने तानिया को फूट फूट के रोते हुए सुना। मैं राशिद हूँ। होश संभाला तो माँ नहीं थी, मेरी पैदाइश पर फौत हो गई। अब्बू और हवेली के मुलाजमों की बेजा लाड ने मुझे काफ़ी बिगाड़ दिया। जब अब्बू मेरे खातिर दूसरी शादी कर लाए तो इस वक्त मैं 12 साल का एक लोफर, बिगड़ा हुआ बच्चा था। गंदे दोस्तों की मोहब्बत ने मुझे और बिगाड़ दिया। सौतेली माँ मुझे समझाती, लेकिन मैं इसके समझाने को रोक टोक समझने लगा। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। एक दिन मैं शराब के नशे में धुत घर आया तो सौतेली माँ ने मेरी इस्लाह की खातिर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैंने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। फिर एक दिन रात सौतेली माँ को सोते में तकिया इसके मुंह पे रख के मौत से हमकिनार कर दिया, लेकिन इत्तिफाक से इस अमल को मेरी सौतेली बहन तानिया ने देख लिया। फिर गश खा के गिर पड़ी। मैंने इसे उठा के गाड़ी में डाला और दरिया में फेंक दिया। इसके बाद मुझे सुकून ना मिला। सौतेली माँ ख्वाबों में और फिर जीते जागते मेरे सामने आ खड़ी होती। मेरी नींदें उड़ गईं। सुकून गारत हो गया। मैं दर बदर फिरने लगा। फिर मेरा हमशक्ल दोस्त सोहेल मेरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन दोस्त बन के आया। इसने मुझे राह रास्त पे लाने के लिए अपना वक्त, कारोबार तक दाव पे लगाया। लेकिन अब मैं बेहद बदल चुका था। अब मैं अपनी बहन तानिया को ज़िंदा देख के मुतमईन हूँ। शायद अब मैं सुकून से मर सकूँ। खून बहुत ज़्यादा बह गया था, लेकिन मुझे बरवक्त अस्पताल पहुँचाने में बच गया। अपना सब कुछ अपनी बहन के नाम करने के बाद मैंने एक टेप रिकॉर्डर में रो रो के अपनी बहन से माफ़ी मांगी और इसको चेहरा दिखाए बगैर ही मुल्क छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।